नमस्कार. सर्वप्रथम मी ठाणे बार कोऑपरेटिव्ह असोसिएशनचे धन्यवाद मानतो की आज त्यांच्या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्रभर आपल्या कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीमधील स्पेशली हाऊसिंगचे जे काही प्रोव्हिजन्स आहेत त्याच्याबद्दल प्रत्येक सभासद, ऑडिटर्स, अकाउंटंट, मॅनेजर यांच्यापर्यंत कायद्यातील सर्व दृष्टिकोनातून लीगली पद्धतीनं कायदेशीर मार्गाने त्याचसोबत प्रॅक्टिकल ह्या सर्व गोष्टींचं मार्गदर्शन गेले 10 दिवस देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तर आजचा लेक्चर आपल्याला सर्वांचा एक जिव्हाळ्याचा विषय आहे की दोन विषय ह्यातले वेगवेगळे आहेत. एक सेक्शन 83 टू 88 हा एक सेक्शनचा पार्ट आहे. त्याच्यामध्ये जे चौकशीच्या प्रकारचं त्याच्यामध्ये सर्वसामान्य इन्क्लुडिंग ऍक्टिव्हिटीज आहेत आणि एक आहे 77A टू 79A हा एक जो रजिस्टरना किंवा DDRना जे पॉवर्स आहेत की एखाद्या संस्थेवर नियंत्रण करण्याचे त्या पॉवरच्या संदर्भातला आहे. तर आपण सुरुवात करूया 83च्या सेक्शननी, कारण का हा विषय खूप महत्वाचा आहे. कारण का ह्याच्यावरच FIR होणे जी आपण 146 मध्ये प्रक्रिया होती ती महत्वाची आहे. त्यामुळे आपण 83 वर जास्त फोकस करूया. तर सर्वप्रथम महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 यामध्ये निबंधकांनी चौकशी करणे म्हणजेच कलम 83. तर कलम 83 बद्दलचं आपण थोडस चर्चा करूया. त्याच्या आधी 83 म्हणजे काय, तर निबंधकांना अधिकार असतात की ते नियुक्ती करण्याचे, म्हणजे एक कोणत्याही संस्थेचं एखादा तक्रार अर्ज आलेला आहे तर त्या तक्रारीत किती सत्यता आहे हे निबंधकांना किंवा DDRना लक्षात येत नाही. त्याबद्दलचं डिटेलमध्ये इन्फॉर्मेशन भेटत नाही. एखाद्या संस्थेने एखादी तक्रार रजिस्ट्रारकडे केली तर रजिस्ट्रार साहेब जे आहेत आपल्याकडे ते पूर्ण गोष्टीचं चौकशी करू शकत नाही. त्यासाठी त्या हिअरिंग संपल्यानंतर मग ती तक्रार अर्ज जो पण जातो तो संपल्यानंतर त्या हिअरिंग मध्ये प्रामुख्याने काही महत्वाचे लॉच्या दृष्टिकोनातून, कायद्याच्या दृष्टिकोनातून महत्वाचे काही प्रश्न क्रिएट होतात. तर ते ओके, मला असं वाटतंय की काही लोक हिंदीमध्ये रिक्वेस्ट करतायत. तर मैं हिंदी भी यूज करूंगा सर, लेकिन जो अपना हाउसिंग सोसाइटी का लॉ है ये ज्वाइंट रजिस्ट्रार हो या DDR के पास अपना मराठी में चलता है, कोऑपरेटिव कोड में मराठी चलता है, इसलिए ज्यादा करके मैं मराठी का यूज करूंगा. लॉ भी अपने बुक्स है वो मराठी के है, हिंदी के बुक्स अपने पास नहीं है. बट आय विल ट्राय एज हिंदी ऑल्सो, इंग्लिश ऑल्सो. बट माझं जे लेक्चर असेल मोस्टली ते मराठीत असेल, कारण का मराठीमध्येच हिअरिंग चालतात इथे सहनिबंधक कार्यालयामध्ये आणि ड्राफ्टिंग वगैरे मराठीतले होती, त्यामुळे मी मराठीचा जास्त करून उपयोग करेन. हरकत नाही, मध्ये हिंदीचा पण काही मी भाग वापरण्याचा प्रयत्न करतो. तर सर्वसामान्यपणे आपल्याकडे सहनिबंध कार्यालयामध्ये कोणतीही तक्रार जाते त्या तक्रारीमध्ये आपल्याला प्रामुख्याने ती कितपत कायद्याच्या दृष्टिकोनातून बरोबर आहे की नाही आहे हे निबंधकांना डिसिजन घ्यायचा असतो. तर निबंधक चौकशी अधिकारी कधी नियुक्त करतो हा पहिला सगळ्यात आहे. म्हणजे सेक्शन 83 मध्ये 1 जो आहे आपला ते निबंधकांना तर सर्वप्रथम 83(1) ची प्रोसेस ही मोस्टली इट इज हैपनिंग, रजिस्ट्रार खुद सु मोटो बोलते हैं वो बेसिस पे ले सकते हैं. मतलब सेक्शन 83 में 1 ये है कि रजिस्ट्रार सु मोटो ही कैन स्टार्ट फॉर इंक्वायरी अंडर सेक्शन 83, इज वन पार्ट. सेकंड है, कई संस्था में 1/5 लोगों का रिटर्न में एप्लीकेशन जाता है और उसमें कई सारे ऑब्लिगेशंस या कई सारे लोगों का क्वेश्चंस क्रिएटेड होता है कि वायलेशन जगह हुआ है. उसके लिए 1/5 लोगों का मेंबर्स का रिक्वेस्ट जाती है तो रजिस्ट्रार अपना अंडर सेक्शन 83 इंक्वायरी ऑफिसर क्रिएट करता है. और तीसरा एक होता है कि आपको मालूम है सेक्शन 81 में ऑडिट होता है, तो
तो 81 में 5th बी, जो उसमें एक ऑडिटर अपना स्पेशल रिपोर्ट देता है ऑडिट का, उसके बेसिस पे इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंटमेंट हो सकता है। तो जो अपना इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंटमेंट की प्रोसीडिंग ये 3 कारण से होता है। पहला, सुमोटो रजिस्टर कैन टेक, उसमें कोई एप्लीकेशन की भी जरूरत नहीं होती है। रजिस्टर को कहीं ऐसा लगता है कि एक सोसाइटी में वायलेशन हुआ है और ज्यादा करके वो सोसाइटी तकलीफ में आगे जाके होने वाली है, तो सुमोटो रजिस्टर कैन स्टार्ट फॉर इंक्वायरी अंडर सेक्शन 83। सेकंड, इफ any members, 1/5 members has given a request letter to registrar DDR, then it will be start. And third, स्पेशल सेक्शन 81 में ऑडिट होता है और उसमें सेक्शन 81 में 5th बी का जो स्पेशल रिपोर्ट आता है कई पॉइंट पे, ऐसे बेसिस पे रजिस्टर कैन अपॉइंट पैनल इंक्वायरी ऑफिसर एंड दे कैन स्टार्ट इट। तो पहला इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ये बेस हो गया। अभी कौन होता है इंक्वायरी ऑफिसर? तो अपना जो भी डीडीआर है या जॉइंट रजिस्ट्रार्स है, उनका एक खुद का पावर्स में एक पैनल बनाते हैं। वो पैनल में जो भी एडवोकेट्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, वो अपने लॉयर्स अपने या गवर्नमेंट के उनके ऑफिसर खुद के होते हैं, उनके थ्रू 83 के इंक्वायरीज किया जाता है। तो 83 का रजिस्ट्रार या डीडीआर के पास एक खुद का उनके नियर बाय लोगों का एडवोकेट स्पेशल का पैनल बनता है, वही इंक्वायरी कर सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी ऑफिसर अलग उससे ऑर्डर नहीं प्रोसीड होता है। मतलब उसका भी एक जैसा ऑडिटर का पैनल बनता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर का पैनल बनता है, इलेक्शन ऑफिसर का पैनल बनता है, वैसा ही इंक्वायरी ऑफिसर का पैनल क्रिएटेड होता है उनके डीडीआर के या ज्वाइंट रजिस्ट्रार के लेवल पे। तो ये अपॉइंटमेंट हो गया। अभी तीसरी बात है, एक बार सेक्शन 83 की अपॉइंटमेंट क्रिएट हुआ तो उसमें क्या होता है, आप देखने के लिए जाएंगे कोई भी अपॉइंटमेंट के ऑर्डर्स क्रिएट होते हैं, जैसे आपकी हियरिंग खत्म हो गई है या इन बिटवीन भी रजिस्टर को लगता है तो वो 83 की इंक्वायरीज की ऑर्डर देता है। तो इसमें जॉइंट रजिस्टर के पावर्स क्या होता है, निबंधकांचे अधिकार जनरली काय असतात? तर जनरली जे निबंधकांना 83 मध्ये अधिकार दिलेले आहेत, त्यामध्ये निबंधक समोरच्या व्यक्तीला, जे तक्रारदार आहे त्या व्यक्तीला आपली काही अनामत जी काही अमाऊंट आपल्याला एक्सपेन्सेस एक्सपेक्टेड असतो, मे बी इट इज 15,000, 20,000, 25,000 मॅक्झिमम एवढीच असते, याच्यापेक्षा जास्त मोठी नसते हाऊसिंग मध्ये। पण जी 15 to 25,000 अमाऊंट आहे, दिस अमाऊंट as a security deposit the complainant has to be deposit in गवर्नमेंट अकाउंट। मतलब जैसे ही आपके हाथ में ऑर्डर्स आएगी, ये ऑर्डर्स आने के बाद आपका सबसे पहला उसमें मेंशन होता है वो अमाउंट किसने भरना है। मैक्सिमम जो तकरारदार होते हैं, कंप्लेंटर होते हैं, उसके नाम से ही बोला जाता है कि वो अमाउंट वो रिजर्व बैंक के अकाउंट में भरने के लिए। तो ये पहले एक्शंस होते हैं और ये अधिकार है सहनिबंधक को कि किसको भरने का, देने का, कितना अमाउंट भरने का, ये पूरा का पूरा अधिकार होता है सहनिबंधक का। ये होने के बाद ये आदेश हो गया, उसके साथ क्या होता है, अभी तकरारदार ने समझो एग्जांपल 15,000 या 25,000 डिपॉजिट किया, अभी वो उसको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ये होता है सहनिबंधक को ऐसा लगता है ये इंक्वायरी के टाइम पे कि एक ऑफिसर को भरा है अमाउंट और वो जो कंप्लेंट किया है वो कंप्लेंट में कुछ उसको फाउंड हुआ है, जो भी जिसके संस्था के विरोध में है या जिसके भी विरोध में, उसके विरोध में कई उसको फाइंड्स मिलते हैं कि इसमें लॉ का वायलेशन हुआ है या वो मेंबर के ऊपर अन्याय हुआ है, ऐसे ग्राउंड लेवल पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ, एविडेंस के साथ मिलता है, तो रजिस्ट्रार इमीडिएटली वो 15,000 या 25,000 जो भी भरा है, वो जो तकरारदार ने भरा है उसको रिटर्न किया जाता है, इमीडिएटली किया जाता है। या तीसरा ये है, ऐसा वो जो कंप्लेंट में प्रॉब्लम्स दिखाया है या वायलेशंस पॉइंट दिखाया है वो फाइंडिंग्स नहीं है, उसको पुरावा या एविडेंस नहीं मिल रहा है, लेकिन उसमें कुछ है, वायलेशन हुआ है, उसमें
कोऑपरेटिव एक्ट के वायलेशंस हुआ है, बायलॉज के वायलेशंस हुआ है, आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशनल है उसमें वायलेशन हुआ है, लेकिन पुरावा नहीं मिल पा रहा है। ऐसे बेस पे रजिस्टर वो जो अमाउंट है वो अपने अकाउंट से रिटर्न करने के भी प्रोविजंस अपने सेक्शन 83(4) में प्रोविजन किया है, मतलब सॉरी 83(5) में। मतलब ऐसा खर्च संस्था से नहीं लिया जाएगा, गवर्नमेंट की तरफ से होता है। बहुत रेयर केस ये होती है, लेकिन इसमें प्रोविजन में लिखा है। और एक प्रोविजन इसमें है सेक्शन 83(4) की, कि कोई ऐसा कंप्लेंट किया है और जिसमें ऐसा लग रहा है कि सच में ये सोसाइटी ने वायलेशन किया है, कमेटी मेंबर ने वायलेशन किया है, ऐसे टाइम पे वो जो भी एक्सपेंसेस है वो रजिस्ट्रार वो सोसाइटी से रिकवर करने के लिए नोटिस भेजता है और वो अमाउंट जो कंप्लेंटर है उसको रिटर्न किया जाता है। तो ये सब पूरा अधिकार किसको है? अपने जो निबंधक होते हैं या ज्वाइंट रजिस्ट्रार होते हैं, ये पूरा सेक्शन 83 में उनको पावर्स दिया गया है। तो अभी ये जो लॉस या वायलेशंस या जो भी उसका अधिकार है, ये अधिकार अपने को किधर से सेक्शन से मिला? सेक्शन 81 में भी मिला है, सेक्शन 83 में मिला है और सेक्शन 84 में भी मिला है। तो 81 में क्या है? कोई अकाउंट्स में वायलेशन हुआ है तो 81 में जाएगा, फाइनेंशियल कोई इरेगुलरिटीज हुआ है तो 81 में जाएगा। 83 में क्या होता है बेसिकली कि स्टैट्यूटरी हो, बेसिक लेवल हो, मतलब कुछ भी फाइनेंशियली रिलेटेड होना ऐसा कोई नहीं है। लॉ का जो भी किधर वायलेशन हुआ है वो सेक्शन 83 में होता है। और 84 में क्या होता है? रजिस्ट्रार के पास पावर होती है कि कोई भी बुक्स को वेरिफिकेशन करने का, मतलब उसको लग रहा है कि इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस क्रिएटेड हुआ है और उनके पास ऐसे कोई एविडेंस आ गया है, तो ऐसी जगह पे 84 में सेक्शन में वो जाके चेक करने का पूरा अधिकार है। लेकिन ये सब कभी करता है, ये सब उसमें कुछ एविडेंस मिलता है तो ही, जस्ट लगा करके नहीं होता है, उसको कुछ तो एविडेंस मिलना चाहिए तो ही ये सब प्रोसेस करने का रजिस्ट्रार के पास ये होता है। मतलब ये पूरा जॉइंट रजिस्ट्रार के पावर्स में क्रिएटेड है। लेकिन ये करते समय नेचुरल लॉ का भी जरूर ख्याल रखना चाहिए। सामने वाले को आरोप सिद्ध करने के लिए या उसको कुछ उसके बातें रखने के लिए टाइम देने की जरूरत है। ये ऐसा विदाउट नेचुरल लॉ कोई आदेश होता है तो वो इनवैलिड करके किया जाता है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि 83 के प्रोसेस में डॉक्यूमेंट, मतलब एक समझो आई एम इंक्वायरी ऑफिसर, तो मैंने कैसी शुरुआत करना चाहिए। कई सारे मैं देखता हूं कि 6-6 साल 2-2 साल इंक्वायरी हो रही है, 1 साल इंक्वायरी हो रही है। ऐसा नहीं है, इंक्वायरी ऑफिसर को 6 महीने का वैलिडिटी टाइम दिया जाता है। पहला 3 महीना होता है, एक्सटेंशन 3 महीना होता है। स्पेशल कुछ केस होते हैं तो उसमें रजिस्ट्रार के पास पावर्स है, वो इंक्वायरी ऑफिसर का पीरियड बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी कोरोना का, कोविड का जो 19 का प्रॉब्लम है, ऐसे काल में वो उनका 6 महीने से भी ऊपर बढ़ाने का उनका पावर्स रजिस्ट्रार के पास रहता है। तो इसमें बेसिकली टाइम आपने देखने के लिए जाएंगे तो 6 महीने का टाइम दिया गया है। सेक्शन 83 में आपको एक बार ऑफिसर अपॉइंटमेंट किया तो रजिस्ट्रार को पावर है कि उसको बदलवाने का। मतलब एग्जांपल एडवोकेट चंद्रिका निकम को एज अ श्री गणेश कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में दिया है, तो उसको बदलने का पूरा अधिकार सहनिबंधक को है। वो कभी भी इन बिटवीन चेंज कर सकते हैं, उनको जो भी कुछ लगते हैं उसके बेसिस। दूसरा, ये इंक्वायरी ऑफिसर एक बार ऑर्डर आ गया तो पहला वो प्रोसीड करता है कि वो ऑर्डर लेके अपना जो कंप्लेंटर है उसको भेजे और उसको पहला बोले कि ये जो XYZ अमाउंट भरने के लिए आदेश दिया है उसका भर के उसकी रिसीट सहनिबंधक कार्यालय में जमा करे। ये क्यों मैं बोलता हूँ, कई सारे केसेस हम लोग देखते हैं कि इंक्वायरी तो क्रिएट होती है, लेकिन जो इंक्वायरी ऑफिसर का कॉस्ट होता है वो रिकवर करने के लिए बहुत सारी बड़ी प्रोसीडिंग करनी पड़ती है। तो वो नहीं हुए, इसलिए इंक्वायरी ऑफिसर पहला अपना जो कंप्लेंटर है उसके पास अपना एक लिखित में नोटिस भेजता है और वो पैसा भरने के लिए बोला जाता है। दूसरा, वो जो एक बार पैसा भर गया डिपॉजिट अमाउंट, ये डिपॉजिट होता है। मैं ये एक्सपेंसेस जो भी बताया गया है उसमें 15 या 25,000 जो कंप्लेंटर है वो एज अ डिपॉजिट करके होता है। वो कोई एक्सपेंडिचर के जब तक उसका
लास्ट हियरिंग होके कंप्लीट नहीं होता है तब तक वो डिपॉजिट करके क्रिएटेड होता है। अभी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक एक्टिविटीज होती है कि एक बार इंक्वायरी ऑफिसर ने नोटिस भेज दिया, पैसा जमा हो गया, उसके बाद सामने जो भी कंप्लेंटर सोसाइटीज है उसको प्रॉपर नोटिस भेजे। वो नोटिस में अपना जब भी सेक्शन 83 का अपने पास ऑर्डर मिलता है इंक्वायरी ऑफिसर के पास, उसमें स्पेसिफाइड पॉइंट्स लिखा गया रहता है। वो पॉइंट के अलावा इंक्वायरी ऑफिसर को इंक्वायरी करने का अधिकार रहता है, लेकिन वो लिमिट में करना उचित रहता है। कई ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि उसके रिलेटेड पॉइंट्स कनेक्टेड होते हैं, इसलिए उसका जो दायरा है वो अपना रजिस्ट्रार के परवानगी से वो दायरा अपना बढ़ा सकता है, वो अधिकार रजिस्ट्रार ने उनको दिया रहता है। लेकिन मैक्सिमम उसमें 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट स्पेसिफाइड मेंशन किया है, उसके बारे में अपना रिपोर्ट में सबमिट होना जरूरी है। तो ये जो कंप्लेंट में रजिस्ट्रार को कंसिडरेशन हुआ है कि ये पॉइंट पे इंक्वायरी होनी चाहिए, उसका स्पेसिफाइड उसमें लिखा जाता है। मेरा साउंड आ रहा है? कोई लोग डाल रहे हैं कि ऑडियो इज नॉट वेल। मैडम, हेलो। तो ये जो 83 में स्पेसिफाइड पॉइंट्स मेंशन किया है, ये पॉइंट्स ज्यादा करके उसके रिलेटेड इंक्वायरी ऑफिसर ने जो अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी से उसके बारे में उनका लिखित स्वरूप में नोटिस सर्व होना है। जो कंप्लेंटर है उसको भी नोटिस चला जाए। तीसरा, इसके साथ साथ इसके रिलेटेड जो भी पर्सन्स होते हैं उनको भी नोटिस देना जरूरी होता है। एक उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है कि एग्जाम्पल सेक्शन 81 में कोई क्वेश्चंस क्रिएटेड हुआ है ऑडिटर के ऊपर या कुछ, तो ऐसे जगह ऑडिटर को भी उसका नोटिस सर्व किया जाता है और उससे एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है। क्योंकि इंक्वायरी ऑफिसर है, ये इंक्वायरी ऑफिसर मैक्सिमम अपने पास जो डेटा अवेलेबल है उसके बेसिस पे ही इंक्वायरी करता है। कोई कुछ बोलता है वो कंसिडर नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको एविडेंस लगाना जरूरी है। जो एविडेंस के साथ जो बातचीत होती है वो अपना सह निबंधक रिपोर्ट में मेंशन होना पॉसिबल होता है। 83 में एक सबसे इंपॉर्टेंट होती है बातें कि एक बार इंक्वायरी ऑफिसर ने सामने वाले को नोटिस सर्व किया, उसको पर्टिकुलर टाइम दे दिया, उसके बाद भी कोई दफ्तर नहीं मिलता है, समझ नहीं देती है, तो ऐसे जगह पे वो इंक्वायरी ऑफिसर सेक्शन 80 में सह निबंधक या डीडीआर के पास एक एप्लीकेशन करते हैं कि XYZ संस्था मेरे को जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है या कागजात है वो नहीं दे रही। तो ऐसे कंडीशन पे नहीं मिलता है, मैक्सिमम सोसाइटीज नहीं देते इंक्वायरी ऑफिसर को। ऐसे कंडीशन पे सेक्शन 80 की एप्लीकेबल हो जाती है। आपको सबको मालूम है सेक्शन 80 में एक बार सोसाइटी को डॉक्यूमेंट नहीं मिला करके कंप्लेंट जाने के बाद डीडीआर या जॉइंट रजिस्ट्रार वो संस्था को एक 7 दिन का मैक्सिमम नोटिस सर्व करती है। उसके बाद नहीं दिया तो जो भी जिला कलेक्टर है उनके पास एक रिक्वेस्ट लेटर जाती है, और वो जिला जो भी कलेक्टर के डिपार्टमेंट से जो भी आपका संस्था है उधर के नियर बाय पुलिस स्टेशन को, मतलब 3 स्टार रैंकिंग पुलिस ऑफिसर को, उनके सामने उसका जो दफ्तर है वो कब्जा करने का अधिकार वो सेक्शन 80 के हिसाब से सह निबंधक आदेश देता है। और वो जो ऑफिसर रहेगा 3 स्टार पुलिस ऑफिसर, उनके साथ में वो संस्था में विजिट होके वो पूरा का पूरा दफ्तर लिया जाता है। इसमें और एक मैं बात कहना चाहता हूं
कि कई बार संस्थे का कोई डॉक्यूमेंट है वो मिस करने का या उसमें छेड़छाड़ करने का ऐसा लग रहा है, तो रजिस्ट्रार कैन टेक अप्रोप्रिएट एक्शन इमीडिएटली। ऐसा दफ्तर इमीडिएटली लेने का रजिस्ट्रार के पास अधिकार होता है। वो खुद का एक अपना स्टाफ लगा के वो दफ्तर कोई ऐसा मिस हो जाए या खराब हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए, ऐसे कंडीशन पे लेने के अधिकार सहनिबंधक या डीडीआर को मिलते हैं। लेकिन ये बहुत कम होता है। मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स आपको जो भी 3 स्टार पुलिस ऑफिसर आता है तभी मिलता है, उसके पहला बहुत कम में होते चांसेस मिलने के। अभी एक बार ये डॉक्यूमेंट आपके पास आ गए, इंक्वायरी ऑफिसर के पास आ गए, तो इंक्वायरी ऑफिसर सामने वाले दोनों को अपना बातचीत करने का या अपना रिप्लाई करने का टाइम देता है, और उसको ये नोटिस सर्व होता है। वो लीगली कोर्ट जैसा ही नोटिस होती है। ये नोटिस सर्व होने के बाद तकरारदार हो या सोसाइटी हो कुछ रिप्लाई नहीं देता है, तो उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि आपको इसके ऊपर कुछ बोलना नहीं है। जो अवेलेबल है वो डेटाबेस पे हम रिपोर्ट बनाने के लिए जा रहे हैं, और वो आपको मंजूर है क्योंकि आपको स्पेसिफाइड टाइम दिया गया है। लेकिन एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, 83 का इंपॉर्टेंस। 83 के बेसिस पे ही सेक्शन 88 एप्लीकेबल होता है। 88 मतलब क्या होता है कि सेक्शन 83 में एग्जाम्पल इंक्वायरी ऑफिसर ने बताया कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज इरेगुलरिटी हुआ है, फंड का अफरा-तफरी हुआ है, रजिस्टर सर्टिफिकेट डुप्लीकेट लॉ के वायलेशन करके दिया गया, ऐसे कोई टेक्निकलिटीज होती जिसमें गुन्ना नोंद होना जरूरी है, या फाइनेंशियल का कोई एक लिमिटेशंस क्रिएट करना है, उसमें पर्सन्स का लिमिटेशन क्रिएट करना है कि इसके लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये सब सेक्शन 83 के बेसिस पे ही 88 में रिपोर्ट बनता है। इसीलिए 83 में अपना जो भी इंक्वायरी ऑफिसर है वो पूरा उसमें कंक्लूड इसमें क्या क्या सोसाइटी के वायलेशंस हुआ है। अभी 83 की एक बार अपना रिपोर्ट बन गया, इंक्वायरी ऑफिसर्स का फर्ज है कि जो भी रिपोर्ट बने वो एक कॉपी संस्था को देना फर्ज है, और तकरारदार को, क्योंकि उनको बताया बिना वो सहनिबंधक को जाता है तो उसके बारे में मालूम होना मुश्किल होता है। तो सेक्शन 83 में वो प्रोविजन किया है कि उसका रिपोर्ट कॉपी निबंधक के साथ साथ कंप्लेंटर को भी और उसके भी मिले। अभी सेक्शन 83 इधर एक बार रिपोर्ट हो गया, फिर वो रिपोर्ट एक्सेप्ट करने का कि रिजेक्ट करने का ये पूरा अधिकार, मतलब एक्सेप्ट तो होएगा ही, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई करने का कि नहीं करने का ये कार्रवाई अधिकार सेक्शन 83 के अंदर सहनिबंधक को दिया है। ये सेक्शन 83 के अंदर निबंधक उसमें जो भी कुछ मिलते हैं सीरियस है, इसमें कार्रवाई करने का जरूरी है, एफआईआर दाखिल होने के चांसेस है, उसके अंदर संस्थे का कायदे का उल्लंघन डीपली हो चुका है, ऐसे एक्टिविटीज हुई है, ऐसे मिलते हैं फाइंडिंग्स, तो सेक्शन 88 का सहनिबंधक उसके ऊपर आदेश देता है। ये क्यों दिया जाता है 88 का? क्योंकि 83 में स्पेसिफाइड नहीं होता है कि XYZ ने वो एक्टिविटीज किया है, मतलब फ्रॉड किया है या इरेगुलरिटीज हुआ है या कितने अमाउंट का इरेगुलरिटीज हुआ है। ये सब डिसीजन लेने का काम है। ये काम अपना मोस्टली 88 में फाइंडिंग्स होती है, 88 में डिसीजंस लिया जाता है। तो 83 का रिपोर्ट सबमिशन होने तक इंक्वायरी ऑफिसर का कार्य चालू होता है। एक बार 83 में सबमिशन इंक्वायरी ऑफिसर ने कर दिया, उसका फीस बाद में रजिस्ट्रार अपने तरफ से, मतलब जो डिपॉजिट जमा है उधर के तरफ से, मतलब वो अकाउंट से, या संस्था को ऑर्डर देके या और माध्यम से वो इंक्वायरी ऑफिसर का उसका फीस लिया जाता है, उसका काम उधर फिनिश होता है। फिर सेक्शन 88 की कार्रवाई चालू हो जाती है। सेक्शन 88 में मैक्सिमम आप पढ़ने के लिए जाएंगे
तो 88 में 3 चीज का इंपॉर्टेंस होता है। सेक्शन 88 में एक बार रिपोर्ट आ गया तो वो रिपोर्ट के ऊपर, मतलब उसमें 81A का भी हो सकता है, 83 का भी हो सकता है, या 84 का हो सकता है। जो भी प्राधिकृत अधिकारी बोलते हैं हम इसको, इंक्वायरी ऑफिसर को, वो प्राधिकृत अधिकारी ने जो रिपोर्ट दिया है उसके बेसिस पे 5 साल के अंदर टाइम लिमिट दिया है। 5 साल के अंदर पूरा फाइनेंस का हो या जो भी एफआईआर करने का हो या जो भी एक्टिविटीज करना है, विद इन 5 years इसके ऊपर कंप्लायंस करनी जरूर है। सेक्शन 88 में ये प्रोविजन किया है, सेक्शन 88। अभी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट होता है कि इसकी लिमिटेशंस क्रिएट करने का अधिकार करने के लिए वापस निबंधक या ज्वाइंट रजिस्ट्रार एक ऑफिसर को सेक्शन 88 में ऑर्डर पास करते हैं। जैसे 83 की ऑर्डर होती है वैसे 88 की ऑर्डर होती है, लेकिन 83 में बेस जो 8 पॉइंट का होता है उसके ऊपर कार्रवाई होती है। 88 में 83 के साथ साथ और कुछ उसको मिलता है जो इंक्वायरी ऑफिसर ने अपने रिपोर्ट में मेंशन किया है। ये सब का 88 के रिपोर्ट पे वो जो इंक्वायरी ऑफिसर है वो कंसिडर करके वापस नोटिस सर्व करना, वो जो प्रोसेस 83 के वो कंप्लीट करता है। 88 में और एक इंपॉर्टेंट है, ये रिपोर्ट में स्पेसिफाइड होता है कि कितना अमाउंट का अफरा-तफर हुआ है, या कितने के बिल्स बिल नहीं रहे हैं, या शेयर सर्टिफिकेट की प्रोसीडिंग के वजह से क्या क्या नुकसान हुआ है, कौन से लॉ के वायलेशन हुए हैं, उसके ऊपर क्या क्या कार्रवाई होना जरूरी है, उसके लिए कौन कौन जो कमेटी में है या उसके अलावा लोग जिम्मेदार है, वो सब का कंक्लूजन किया जाता है 88 के रिपोर्ट में। 88 रिपोर्ट बेस पे ही एफआईआर किया जाता है। 83 के रिपोर्ट पे एफआईआर नहीं होती है, वापस 88 की प्रोसीडिंग करनी इसलिए जरूरी है। अभी ये 88 का रिपोर्ट प्रोसीडिंग करने का है, सेक्शन 146 में ज्वाइंट रजिस्ट्रार अधिकार देता है कि एफआईआर करने का नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को। तो 88 में जो रिपोर्ट में मिला है वो बेसिस कंक्लूड स्पेसिफाइड होता है, ऑफिस के रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्रिएट होती है, उसमें उसके वायलेशंस के बारे में पूरा लिखा जाता है, और वो रिपोर्ट के बाद एफआईआर होती है। इसमें 83 और 88 का इतना दायरा होता है। इसके बेसिस पे 146 हो या बाकी कार्रवाई करने का क्या जरूरत है कि नहीं है, ये पूरा अधिकार होता है सह निबंधक का या डीडीआर का। लेकिन मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, 83 के ऑर्डर्स मिल गया है या 88 के ऑर्डर मिल गया है, उसके ऊपर सेक्शन 152 में ये अपील करने का महाराष्ट्र शासन के पास जिसके अगेंस्ट हुआ है वो जा सकता है, और 152 में इसके ऑर्डर्स रिवीजन के लिए फाइल कर सकते हैं। ये प्रोविजन दिया गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि सह निबंधक का आदेश आया तो आप कुछ नहीं कर सकते। मेंबर कैन गो टू अगेंस्ट दैट रिपोर्ट इन सेक्शन 152। ये पूरा अधिकार आपको दिया गया है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 में, सेक्शन 152 में। तो ये 81 हो गया, 88 हो गया और ये 152 हो गया। इसमें आपका चौकसी का कामकाज पूरा होता है, उसके बेसिस पे 146 की कार्रवाई चालू होती है। जो कुछ फाइंडिंग्स हो गया उसके साथ 147 को पेनलाइज क्रिएट होता है, मतलब उसमें 147 फिर बाद में एप्लीकेबल चल जाता है।